क्लास 10th हिंदी गोधली का ये चौथा अध्याय है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसके अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। तो इस अध्याय के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1907 में बलिया यूपी में। ये आपको हमेशा याद रखना है इस अध्याय के लेखक। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की सबसे छोटी पुत्री ने लेखक के से ये सवाल पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। लेखक की सबसे छोटी पुत्री ने ये सवाल लेखक के सामने उपस्थित किया। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो दूसरा का आंसर ये रहा, प्रकृति मनुष्य को आदि मानव के रूप में याद दिलाती है। लाख वर्ष पहले जब मनुष्य जंगली वन मानुष था, उस समय उसे नाखून की जीवन रक्षा के लिए ज़रूरत थी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हुए नाखून मनुष्य के जो पूर्वज थे आदि मानव, उनका ये याद दिलाती है सभ्यता से पहले जो मानव का विकास था, वहाँ पे बड़े बड़े नाखून रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, कहाँ तक सही है, ये बताना है। तो ये रहा इसका आंसर। लेखक को नाखून को अस्त्र के रूप में देखना बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि लाख वर्ष पूर्व मनुष्य आदि मानव के रूप में था, तो अपनी सुरक्षा के प्रयोग में इन्हीं नाखूनों का प्रयोग अस्त्र के रूप में करता था। जो लेखक को नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना संगत है, यानी सही है। तो पहले के समय में क्या थे, मनुष्य जब आदि मानव था तो बड़े बड़े नाखून रखा करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, और आज के समय में जो नाखून अगर बड़ा कोई रखता है तो पहले के समय में जो रखते थे वो अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे, यानी अस्त्र के रूप में रखते थे अपने बचाव के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इन नाखून को अस्त्र से क्या किया गया है, तुलना किया गया है, देखना संगत बताया है, यानी सही बताया है लेखक ने। तो लेखक नाखून को बीते हुए समय यानी इतिहास में ये देखता है अस्त्र के रूप में प्रयोग होना नाखून का। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो ये रहा इसका आंसर। मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। बढ़ते नाखून उन्हें पशुता और पास्य वृत्तियों की ओर ले जाते हैं। अतः मनुष्य नाखून को काटकर सभ्य प्रयासरत और पास्य वृत्तियों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए वो बार बार नाखूनों को काटता है, यानी सभ्य बने रहने के लिए। तो यही इसका आंसर हो जाता है। काल में मनुष्य नाखूनों का प्रयोग अस्त्र के रूप में करता था। जब इसे विकसित अस्त्र मानव के पास हो गए तब उन्होंने नाखूनों का उपयोग सजाने संवरने के लिए ये करने लगे। नाखूनों के विभिन्न आकार जैसे त्रिकोण, चंद्राकार, तंतुल आदि दिया जाने लगा। कोई इसे रगड़कर लाल और चिकना बनाने में लगा। धीरे धीरे सहज प्रवृत्ति में विकसित होते हुए और मनुष्य इसे सुकुमार विनोद अर्थात मनोरंजन करता चला आया। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है। नख मतलब होता है नाखून को बढ़ाना और इसे काटना मनुष्य की कैसे सहजात वृत्तियाँ है, यानी उसका जो आदत है वो हमेशा जो इसका आदत बन चुकी है, सहजात वृत्तियाँ जन्मजात आदत है, ये क्या अभिप्राय है ये बताना है। तो ये रहा इसका आंसर। नाखूनों का बढ़ाना मनुष्य में आदिम पाश्विक वृत्तियों और पशुतत्व का प्रमाण है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना यानी सजाते रहना मनुष्य में सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना की को ये क्या है बताता है। अब मनुष्य आदिम पाश्विक जो वृत्तियाँ हैं तथा पशुतत्व को नाखून काटकर छोड़ देना चाहता है, यानी अब के समय में लोग नाखून काटते हैं, वो पशुतत्व यानी आदि मानव नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। तो ये रहा इसका आंसर। लेखक लोगों की हिंसक प्रवृत्ति को देखकर यह जानना चाहता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की
पशुता की ओर अथवा मनुष्यता की ओर। लेखक आज के दौर में मनुष्य को नए नए अस्त्र शस्त्र बनाने की प्रवृत्ति को देखता है, जो अमानवीय प्रवृत्ति है। अतः लेखक को प्रतीत होता है मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस अध्याय में लेखक ने क्या बताया है? बढ़ते हुए नाखून को पशुता बताया है, आदि मानव की ये पहचान बताई है। ठीक है, लेकिन आज के समय में जो लेखक देखते हैं कि मनुष्य जो है हिंसा करता है, वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व शामिल होता है, नए नए हथियार बनाता है, तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति है दयालुता, अहिंसा। तो इन सभी बातों को देखते हुए वो ये देखता है, वो निर्णय लेता है कि मनुष्य आज के दौर में पशुता की ओर बढ़ रहा है। यही इसका पूरा आंसर हो जाता है 7वां का। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या है यहाँ पे। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक निष्कर्ष क्या है? लेखक का निष्कर्ष क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि देश की आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस के जो शब्द हैं, ठीक है, आज़ादी का जो शब्द है, तो किसका अर्थ लेखक मीमांसा करता है। मीमांसा का मतलब होता है गंभीर विचार। ठीक है, तो वो लेखक आज़ादी के जो शब्द इंडिपेंडेंस है, लेखक उस पर क्या विचार करता है और जो रिजल्ट निकलता है, क्या निष्कर्ष निकाला लेखक ने, वो हमें बताना है। तो इस प्रकार आपको आंसर करना है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त जो शब्द है इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ लेखक मीमांसा लेखक करते हैं, यानी इस पर गंभीर विचार करते हैं लेखक। इंडिपेंडेंस का अर्थ उन्होंने बताया अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। अधीनता मतलब होता है स्वयं विवश रहना। ठीक है, अधीनता का अर्थ क्या होता है? अधीनता का अर्थ होता है विवशता, लाचारी। ठीक है, या किसी की अधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना, यानी अपने आप को गुलाम बना कर रखना, अपने आप को ही लाचार बना कर रखना। ठीक है, तो अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। हम इंडिपेंडेंस नहीं कह के क्या कहते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, यानी खुद को गुलाम बना कर रखना, खुद को विवश कर कर रखना। तो यही लेखक ने आज़ादी के संदर्भ में ये निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है इसका आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है। लेखक ने किन प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इसका मतलब लेखक ने ये बताया है कि लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब होता है पहले के ज़माने में जो मान्यताएं थीं, जो विचार थे, ठीक है, उस पे चलना, पुराने ज़माने के ख्यालात को पालना। रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर इनसे हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में ये बात कही है। क्या कही है? तो इसका आंसर हमें सबसे पहले आपको ये लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है। लेखक ने कहा है, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, ठीक है, जो कुछ हमारा विशेष है, उनसे हम चिपटे ही रहें। यानी जो पुरानी मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनसे हम चिपटे रहें बिना सोचे विचारे। ठीक है, पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता। मेरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यानी बंदरिया किसे कहा है? पुराने ख्यालात को वो बंदरिया कहा है लेखक ने। ठीक है, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिसा यानी नए जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, नए ख्यालात हैं मॉडर्न युग का, के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग यानी जो नासमझ हैं, मूर्ख लोग हैं, दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लेखक ने ये कहना चाहा है इस पंक्तियों में, जो पुराने विचारधाराएं हैं और जो नई विचारधाराएं हैं, जो अच्छा लगे, जो उचित हो, वही उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते, जो पुराने हैं वो सारे अच्छे नहीं होते, और जो नए हैं सब नए खराब भी नहीं होते। ठीक है, भले लोग क्या करते हैं, दोनों की जांच परख कर कदम उठाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। पहले मैंने जो फर्स्ट लाइन बताया है तो वो लिखने के बाद, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो इसका आंसर ये रहा
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार से स्वाधीनता शब्द अत्यंत व्यापक और अर्थपूर्ण है। इसमें अपने आप को, ठीक है, अपने आप को नियंत्रण करने का भाव है, यानी कोई बाह्य दबाव नहीं है। इस शब्द में हमारे देश की परंपरा और संस्कृति परिलक्षित होती है, जिसका मूल तत्व है संयम। तो संयम में क्या है? संयम में लोग अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, त्याग और श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा। यही कारण है कि द्विवेदी जी ने अधीनता के अपेक्षा स्वाधीनता शब्द को इंडिपेंडेंस का सार्थक प्राप्त माना है। तो अधीनता को बताया है कि वो अपने आप को गुलाम रहना, लेकिन स्वाधीनता को क्या बताया है? संयम बताया है, ठीक है। स्वाधीनता शब्द को इंडिपेंडेंस का सार्थक पर्याप्त माना है। तो यही इसका पूरा आंसर हो जाता है।